मैंने आपको पिछले 2 टॉपिक्स जो समझाए उसमें मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला समझाया, और अब डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें मान लीजिए स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम, अगर एक लाइन भी ड्रॉ करनी है ना, तो लाइन में भी लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना चाहिए। जैसे ए लिखा आपने, बी लिखा, ट्रायंगल है तो बस एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी सी, इस टाइप से। स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाइए। अब ये बनाना क्यों जरूरी है, देखिए इसका सेकंड जो पॉइंट है, शो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें रिस्पेक्टिवली या सीक्वेंस में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं। जैसे अगर ए और बी 2 पॉइंट्स हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स पहले दिए होंगे और बी के वो सीक्वेंस में ही लिखना जरूरी होता है। तो जो पहले वाले के, मान लीजिए पॉइंट है 2 3, तो पहले वाले को 2 3 पॉइंट ही देना है। अगर आपने दूसरे को दे दिया तो कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और मान लीजिए इसके 3 5 है, तो फिर ये इधर और ये इधर करने से आपका जब सेक्शन फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए एक आदत बना लीजिए कि आपको पॉइंट्स शुरू से अगर आप ध्यान रखेंगे इन बातों का तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, उसके लिए डायग्राम बहुत हेल्प करता है। आपने यहाँ पॉइंट्स लिख दिया, उसके बाद आपने इसको x1 और y1 लिखते हैं आप क्वेश्चन में, इसको आप x2 और y2, उसके नीचे आप x2 y2 लिख दीजिए। आपको वैल्यूज़ लिखते समय, उतारते समय बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा है, अगर कोई और मतलब और आसान करना चाहते हैं तो फिर x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू, इस तरीके से लिख लीजिए। बट ये डायग्राम जरूर बनाइए क्योंकि इसके मार्क्स भी होते हैं एग्जाम में और ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में हमेशा याद रखिए कई बच्चे लेबलिंग कैसे करते हैं, ए बी सी डी, ये गलत है। ये लेबलिंग अगर आपने की तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, लेबलिंग पे बहुत ध्यान देना है। ए बी तो फिर सी और डी, यानी एक सर्किल के रूप में एक सीक्वेंस से आप चलोगे, उछल के यहाँ पे नहीं पहुँच जाओगे। इन अ सिमिलर वे अगर आपने लेबलिंग इस तरह से की है कि ए बी, तो फिर आप इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही जाइए, ए बी सी डी, इस तरह से लेबलिंग करिए। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखते समय इसीलिए ध्यान रखना होता है, जिस उसमें आपने पॉइंट बनाया ए बी सी डी, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो इसके लिए होगा, दूसरे वाले का इसके लिए होगा, तीसरे वाले का इसके लिए होगा और चौथे वाले का इसके लिए होगा। अगर आपने मान लीजिए पहला इसको दे दिया, दूसरा आपने इसको दे दिया, तो फिर ये डिस्टेंस अलग होती है और ये डिस्टेंस अलग होती है, आपके आंसर मैच नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन लेना होता है ये सब लिखते समय। ठीक है, तो अगर आपने सीक्वेंस से लिखा तो आपको ये जो डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए है स्क्वायर का क्वेश्चन है तो फिर आपको मालूम है कि साइड्स इक्वल होते हैं और जो है डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल और साइड कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर आपने पॉइंट से होंगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, साइड्स इक्वल दिखेंगे ही नहीं, और साइड इक्वल नहीं दिखेगा तो आपको लगेगा ये स्क्वायर ही नहीं है या ये रोम्बस नहीं है। तो इसलिए इन पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आपको ज्योमेट्री की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स उसके इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल कब बनता है कब नहीं बनता है। अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में आप देखोगे तो कोई 2 साइड्स का सम जब तीसरे के इक्वल होता है तभी आपका ट्राइंगल बनेगा। मान लीजिए अगर 2 साइड्स इक्वल हैं आपके, मतलब ये जो तीसरी साइड है इससे छोटे छोटे 2 साइड्स हैं आपके, अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है और इसका आपने 2 कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर की अगर 2 साइड्स अलग से हैं आपकी, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो आप देखेंगे कि वो कभी मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पेन है, अगर इसमें मैं ये देखूं इतना हिस्सा लिया मैंने, अपनी उंगली के बराबर लिया और ये मैंने ऐसे किया तो ये एग्जैक्ट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करने पे ये एग्जैक्ट यहाँ से देखिए मिल रहा है। अब अगर मैंने यूँ ऐसे घुमाया इसको,
जितना मैं इसको तिरछा करती जाऊंगी उतना इसमें दूरी बढ़ती जाएगी। ये कभी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा कब? यहीं पे आके। इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए। अगर वो तीसरे के इक्वल होगा तो कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। यानी कि ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए। इन अ सिमिलर वे ए बी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन बी सी, और बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी। ये तीनों क्राइटेरिया, यानी कोई भी दो साइड का सम जब तीसरे से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है, तो आपको इस प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से डिस्टेंस निकालोगे, तीनों की वैल्यू ए बी, ए सी और बी सी की, और उसके बाद इस क्राइटेरिया को फॉलो करो। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ज्योमेट्री की नॉलेज अगर नहीं है आपको, यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इस पे मैंने अलग अलग दो वीडियो बनाए, एक ट्रायंगल पे और एक आपका क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल में आपका ये सब आ जाएगा, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपका ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी, काइट्स की प्रॉपर्टी, सब वो आपकी आ जाएगी। तो उन वीडियोस को आपको देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप इसको देख लेना। अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब हो गया? कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे पॉइंट्स। अब एक ही लाइन पे पॉइंट्स कैसे? जैसे ये ए बी है पॉइंट और इस पे एक सी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कोलिनियर। अगर कोई एक पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो सपोज ये ए और बी पॉइंट है और सी पॉइंट कहीं बाहर है, तो फिर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स निकलेंगे, ए बी और सी। ये आपका अगर ए सी को मिलाओगे आप तो फिर बी छूट जाएगा, अगर ए बी को मिलाओगे तो सी छूट जाएगा, बी सी को मिलाओगे तो ए छूट जाएगा। यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है तीनों एक ही जगह पे हो। तो कोलिनियर पॉइंट्स पे जब क्वेश्चन आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। जैसे आपने ए सी की वैल्यू निकाली, बी सी की निकाली और ए बी की निकाली, तो कोई दो वैल्यूज़ अगर उनका सम तीसरे के इक्वल है तो फिर वो कंफर्म है कि वो जो है कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो बस इस तरह से प्रूव किया जाता है। अब आते हैं इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। कुछ क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे होता है, या लिखा होता है बाइसेक्ट हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्शन ट्राइसेक्शन वाला। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और वो कह रहे हैं कि ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब वो बीच से होके गुजर रही है लाइन। ठीक है, कोई दूसरी लाइन आपकी इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्या कोई दूसरा पॉइंट आपको इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है तब फिर ये ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला है तो 1:1 वाला इसमें अप्लाई होगा। ट्राई सेक्शन में आपका 3 पॉइंट है तो ये हो गया। चार इक्वल पॉइंट्स में भी डिवाइड हो सकता है क्वेश्चन में, तब कैसे होगा? 1 2 3 4, तो 1 1 1 1 का रेशियो, यहाँ भी 1 1 1 का रेशियो, यानी सब इक्वल है। तो अब मान लीजिए ये P और Q पॉइंट है, ये P है, Q है, R है। तो अगर आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं X और Y, ये सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली यूज़ होता है। ये X1 है, Y1 है, ये X2 है, Y2 है। तब आपका M1 और M2 बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगी। यानी ये जो P पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो AP और PB का रेशियो लोगे आप। तो फॉर P पॉइंट AP और PB का रेशियो क्या होगा? AP रेशियो PB, देखिए AP हो गया 1 और PB क्या होगा? 1 + 1 यानी 2, ये 1:2 होगा अगर आप Q पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। इसीलिए देखो जो मैंने बताया था सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है, A पहले और B बाद में। ठीक है, अब एक यहाँ पे रेशियो जो फॉर Q पॉइंट्स के लिए क्या होगा? AQ रेशियो QB। अब यहाँ पे ये बनेगा 2:1, यहाँ बना 1:2, यहाँ 2:1। यहाँ M1 की वैल्यू 2 है, यहाँ M1 की वैल्यू 1 है, यहाँ M2 की वैल्यू 1 है, यहाँ M2 की वैल्यू 2 है। तो ये बदल गया।
इसलिए ये पॉइंट्स का बहुत ध्यान रख के डायग्राम बनाना हमें बहुत हेल्प करता है, इसी वजह से हेल्प करता है। दोनों के पॉइंट्स लेते हैं। अब अगर ये 3 इक्वल पॉइंट्स हैं इसमें इक्वी डिस्टेंस पे, तो देखिए यहाँ पे ए पी के लिए, फॉर पी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ए पी रेशो पी बी। अब यहाँ पे देखिए रेशो क्या आएगा, ये 1 और ये 1 + 1 + 1 3, तो 1:3। ए क्यू वाला पॉइंट के लिए क्या होगा, यहाँ 1 + 1 2, 2 रेशो, और यहाँ पे भी आपका 2, तो ये आप 2:2 मत लीजिए, इसे लिखेंगे आप 1:1, ठीक है। अगर ए आर पॉइंट को आपको, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है बेसिकली ये। ए आर पॉइंट के लिए क्या होगा, ए आर रेशो आर पॉइंट के लिए ए आर रेशो आर बी, तो 1 2 3, 3:1। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना पड़ता है, M1:M2 की वैल्यू आपको इस तरह का जो डायग्राम आपको उसमें हेल्प करता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ वापस रिकॉल कर लेंगे, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।